बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तहसीलदार जाब 2023 के वाले से टेस्ट प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की हुई है। चारों पेपर्स इंशाल्लाह ताला इंग्लिश, उर्दू, जीके और रेवेन्यू लॉज, ये चारों पेपर इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ लेकर चलेंगे। रेवेन्यू लॉ के पेपर के वाले से मैंने आपको सिलेबस बताया था। ये हमने 5 लॉ करने हैं। एक इस्लामिक हेरिटेज लॉ है, ये मैंने आपको करवा दिया था। 1967 का एक्ट है, 87 का एक्ट है, 1912 वाला एक्ट है और 94 वाला एक्ट है। ठीक है जी। तो आज हमने शुरू करना जी 1967 वाला आपका एक्ट है, जिसको कहते हैं जी कवानीन माल महकमा माल पंजाब का जो कानून है उसको हमने पढ़ना है। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को पढ़ने से पहले 2-3 लाइनें मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के वाले से, जो आपका डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में आपकी तहसीलदार की जॉब आई हुई है ना, वो क्या है उसके वाले से 2-3 लाइनें मैंने लिखी हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इस समझ आ जाएगी कि आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना ये कब बना था, कैसे बना था और इसका नाम क्या है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का जो इस टाइम मौजूदा चेयरमैन है जी, जिसका सीनियर मेंबर है, उसका नाम है जी नबील जवेद। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, अभी आपको सारा समझा देता हूँ। ठीक है जी। आज हमने मेन जो हमारा फोकस है वो है जी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। 1967 वाला जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये क्या है, इसकी जनाब इसमें कौन कौन से जो है ना कवानीन है, कौन किस चीज़ों पे इसका लागू होता है, कौन कौन से मामलात पे। ठीक है जी। वो और कौन कौन से मामलात को ये डील करता है वो आज हमने पढ़ने हैं। जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। 5 से 6 लेक्चर्स में 1967 एक्ट है ना, इसको हम मुकम्मल करेंगे। 5 से 6 लेक्चर आपके लगेंगे, तब जाके ये सारा मुकम्मल होगा। अदरवाइज जो है ना फिर सारी चीज़ें आपकी मिक्सअप हो जाएंगी। 1967 का जो एक्ट है जी, इसके वाले से आपने जो चीज़ें याद करनी है, मेन पॉइंट्स आपने पहले याद करने हैं। सबसे पहले आपने याद करना है, ये सबसे पहले जी आपका ज़रूरी पैदावार के वाले से है। ज़रूरी पैदावार के वाले से एक बात आपने याद कर ली, ये जो 1967 का एक्ट है, ज़रूरी पैदावार के हवाले से जो टैक्स होता है ना, जो ज़रूरी पैदावार का जो लगान होता है, इसको जो ना जो जब ब्रिटिश थे वो इसको लगान कहते थे, लगान पंजाबी में। ठीक है जी। तो जो ज़रूरी पैदावार के ऊपर जो टैक्स होता है ना, उसके मतलब जो आपका जो एक्ट है वो 1967 का एक्ट कहलाता है। तो ये आपने बात बड़ी याद करनी है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर है, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर नहीं है, ये प्रोडक्शन के ऊपर है। मीन के जितनी ज़्यादा पैदावार होगी उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जितनी कम पैदावार होगी उतना कम टैक्स होगा। ऐसा नहीं है कि जितनी ज़मीन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा, ऐसा नहीं है। जितनी पैदावार ज़्यादा होगी, अगर फॉर एग्जांपल 10 एकड़ में जो है ना 100 मन निकलता है, 100 मन गंदम फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन होती है, और 1 एकड़ में भी 100 मन प्रोडक्शन होती है, मुख्तलिफ एरिया में आपको पता है किसी इलाके में ज़्यादा पैदावार होती है, किसी इलाके में कम पैदावार होती है। वो देखना होता है पैदावार कितनी है। अगर 1 एकड़ 100 मन कर रहा है और जो ना आप 10 एकड़ भी 100 मन कर रहे हैं, तो दोनों का टैक्स बराबर होगा। 1 एकड़ भी उतना ही टैक्स देगा, 10 एकड़ वाला भी उतना ही टैक्स देगा। ये ज़रूरी पैदावार के ऊपर होता है जी। ठीक है जी। दूसरा इसका काम क्या है जी, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, ये जो आपके जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, रेवेन्यू ऑफिसर इसमें आपका जो आता है जी, तहसीलदार आता है, असिस्टेंट कलेक्टर आता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स आते हैं। ठीक है जी। वो सभी को जनाब अपॉइंटमेंट जो है ना, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत होती हैं। ठीक है जी। ये दूसरी बात आपने याद कर ली। तीसरी बात जो आपने याद करनी है वो आपने याद करनी है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है ना, ये रेवेन्यू कोर्ट्स के को डील करता है। रेवेन्यू कोर्ट्स 2 तरह की कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, एक सिविल कोर्ट है, एक सिविल कोर्ट, और एक आपके पास है रेवेन्यू कोर्ट्स में कौन कौन से मुकदमात चलते हैं जो इस एक्ट के तहत हल किए जाते हैं। वो होता है जी आपके पास ज़मीन के तनाज़ात डिस्प्यूट्स जो हैं ज़मीन के। ठीक है जी। और इसके अलावा जो आपके पास है ज़मीन की जो आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो ज़मीन की जो आपने विरासती तकसीम वगैरह करनी होती है, या हदबंदी उसको दी जाए, हदबंदी, या इसकी जो सर्वे वगैरह होते हैं, सर्वे मीन के कौन सी ज़मीन को कितना टैक्स लगेगा, कौन सी ज़मीन को कम लगेगा, कौन सी ज़मीन को ज़्यादा टैक्स लगेगा, ये सारे के सारे जो तनाज़ात होते हैं वो भी आपके रेवेन्यू कोर्ट्स में होते हैं। और जो ज़मीन की जो मलकियत होती है ना जी, ज़मीन की मलकियत जो है ना, वो रेवेन्यू कोर्ट में नहीं चलता इसका केस। ज़मीन की मलकियत का केस जो है ना वो सिविल कोर्ट्स में चलता है, सिविल कोर्ट्स में। ठीक है जी। समझ आ गई है। 3 बातें आपने याद कर ली। एक आपने बात याद कर ली कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है ना वो जो ना ज़राई पैदावार के ऊपर है। दूसरा आपने याद कर ली कि जो ना जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो अपॉइंट होते हैं वो इसी एक्ट के तहत अपॉइंट होते हैं। तीसरी बात आपने याद करी, जो डिस्प्यूट्स हैं ना आपके, वो रेवेन्यू कोर्ट्स में चलते हैं। मलकियत वाला जो डिस्प्यूट है वो रेवेन्यू कोर्ट में नहीं चलता, वो सिविल कोर्ट में चलता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज अबाउट प्रोसीजर ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स। ठीक है जी। कि आपने जो लोग लैंड का ज़रूरी पैदावार का टैक्स नहीं देते, जो डिफ़ाल्टर होते हैं, जो एरियर्स उनकी तरफ बकाया जाते होते हैं, उनको आपने किस तरह रिकवर करना है, उसका भी सारे का सारा तरीका इसी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है।
उसके बाद आपने जो बात याद करनी है वो आपने याद करनी है जी, लैंड रेवेन्यू एक्ट डील विद द रेवेन्यू कोर्ट्स, ये मैंने आपको करवा दिया। तो ये आपके पास 5-6 बातें हैं जो आपने रेवेन्यू एक्ट के बाद याद करनी है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद करनी है, जो कुछ टर्म्स आपने याद करनी है, जो लोग विलेज से हैं उनको तो सारी टर्म्स का पहले ही पता होगा, जिनको जो नहीं है, जो सिटी से है उनको नहीं पता चलेगा। सबसे पहले आपने याद करना है जी 272 स्क्वायर फुट, 272 स्क्वायर फुट मीन के 272 इधर, 272 इधर, 272 इधर, 272 इधर, इतनी जो जमीन का टुकड़ा होता है इसको हम कहते हैं मरला। एक मरला होता है 272 मुरब्बा फुट का एक मरला होता है। ये सारी टर्म्स 1967 के एक्ट के तहत आपने पढ़नी है ज़मीन के हवाले से, ठीक है जी। 272 मुरब्बा फुट का एक बनता है मरला, ठीक है जी। और आपके जो 20 मरले होते हैं ना, 20 मरले मिला के एक बनती है एक कनाल, एक कनाल, ठीक है जी। और जो 4 कनाल है ना, 4 कनाल मिला के बनते हैं एक बीघा, 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 ठीक है जी। 4 कनाल का बनता है एक बीघा, और 8 कनाल का मिला के बनता है एक एकड़। 8 कनाल से मिलकर बनता है जी एक एकड़, एक एकड़, ठीक है जी। और 25 एकड़, 25 एकड़ मिलकर बनता है एक मुरब्बा। एक मुरब्बा ज़मीन 25 एकड़ पर मुश्तमिल होती है एक एकड़, ठीक है जी। ये आपने ज़मीन की कुछ टर्म्स याद करनी है, ये मैंने आपको करवा दी। उसके बाद आपने क्या याद करना है, उसके आपने याद करना है जी ये जो खसरा, खतूनी, खेवट वगैरह ये क्या होते हैं, ठीक है जी। खसरा नंबर, खतूनी नंबर और खेवट नंबर, ठीक है जी। ये जो ज़मीन का जो सर्वे होता है ना जी, जब ज़मीन का सर्वे होता है उसकी प्रोडक्शन के हवाले से, जब आपने टैक्स वगैरह लगाना है उसको हम कहते हैं असेसमेंट, असेसमेंट, ठीक है जी। जब असेसमेंट करते हैं ना, कोई भी सर्वे जो असेसमेंट करता है कि कौन सी ज़मीन के ऊपर कितनी जरा प्रोडक्शन है, कितना उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, उसको हम कहते हैं जी सर्वे नंबर, सर्वे नंबर, सर्वे नंबर। सर्वे नंबर को पंजाबी में कहते हैं खसरा नंबर, खसरा नंबर, खसरा नंबर, ठीक है जी। ये रेवेन्यू एक्ट की जो जुबान में इसको हम खसरा नंबर कहते हैं। खसरा नंबर फिक्स होता है, खसरा नंबर फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है हर ज़मीन का। जब एक दफ़ा लग गया हुआ वो वही रहता है, जब फिर चेंज नहीं होता, ठीक है जी। ये सर्वे नंबर हो गया जी, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या याद करना है, नेक्स्ट मैंने क्या लिखा हुआ जी आपको बता दूं, ये आपका होगा जी, ये आपका होगा जी खसरा नंबर। उसके बाद आता जी खेवट, खतूनी, खेवट, खेवट, उसके बाद खेवट, खेवट। उसके बाद आपने याद करना है जी खतूनी, ठीक है जी, खेवट। उसके बाद आपने याद करना है जी खेवट के बाद आपने याद करना है जी खतूनी, ठीक है जी। और खतूनी के बाद आपने कहना जी फार्मर यानी कि किसान, या क्या याद करना है जी किसान, किसान, किसान। अब इन तीनों में आपने क्या याद करना है, खेवट जो है ना, खेवट, खेवट कहते हैं लैंड ओवनर, लैंड ओवनर, लैंड ओवनर, जो जमीन का मालिक होता है उसको हम कहते हैं खेवट, 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 ठीक है जी। और खतूनी, खतूनी क्या जी, खतूनी होता है जी जो लैंड जो है ना कल्टीवेटर, कल्टीवेटर जो उसको कल्टीवेट कर रहा है, जो मजारा है, जो उस पर काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं खतूनी। लैंड लॉर्ड, उसको हम कहते हैं लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, ठीक है। लैंड ओवनर, लैंड लॉर्ड, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, हमने याद कर लेने आपने। जो मालिक होता है वो लैंड ओवनर है, जो उसको काश्त कर रहा है, हो सकता है कि जो मालिक है वही काश्त कर रहा हो। बास औकात ऐसा होता है जो मालिक होता है वो काश्त नहीं कर रहा होता, उसने किसी और को दी होती है जो काश्त कर रहा, काश्तकारी कर रहा होता है, ठीक है जी। तो जो मालिक है वो खेवट है, जो काश्तकारी कर रहा है वो खतूनी है, और जो वहाँ पे काम कर रहा है वो किसान है, वो किसान है। हो सकता है ठेकेदार ज़मीन ठेके पे लेके आगे अपने वर्कर रख रहे, खुद वो काम ना कर रहा हो, जो फिजिकली काम कर रहा है ना वहाँ पे, वो उसके क्या जी, वो किसान है, वो क्या जी, वो किसान है। टेनेंट उसको कहते हैं, टेनेंट, टेनेंट, ठीक है जी, वो हमारा किसान है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये 3 आपने टर्म्स याद कर ली। उसके बाद आपने जो टर्म्स याद करनी है वो है जी आपके पास ये इनकी हायरार्की आपने याद करनी है, हायरार्की, हायरार्की आपने याद करनी है। सबसे पहले होता है जी, नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप होता है जी आपके पास लंबरदार, लंबरदार, इसको हम कहते हैं हेडमैन, 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 ठीक है। लंबरदार, लंबरदार कौन होता है, हर गाँव का एक लंबरदार होता है जी, हर मौजा का एक लंबरदार होता है। लंबरदार को जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उसमें 5% उसको मिलता है, उसको मिलता है 5% टैक्स, जितनी भी कलेक्शन होती है 5% लंबरदार को मिलती है। लंबरदार के ऊपर होता है जी आपके पास पटवारी, क्या होता है जी, पटवारी, 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 ठीक है जी। पटवारी होता है जी एक मोहाल के ऊपर, एक मोहाल के ऊपर पटारी, पटवारी होता है, ठीक है जी, मोहाल के ऊपर। उसके बाद पटवारी को बोलते होते हैं कानून गो, कानून गो इसको बोलते हैं, कानून गो। पटवारी से थोड़ा सा जो बंदा जो है प्रमोट होकर होता है वो कानून, वो होता है जी एक मौजा के ऊपर, मौजा, मौजा, मौजा भी आपको बताता हूँ मौजा मोहाल क्या है, ठीक है जी। अब कानून गो के ऊपर, कानून गो को बताते हैं तहसीलदार, 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 ठीक, इसको अपने असिस्टेंट कलेक्टर 2, इसको क्या कहते हैं जी, असिस्टेंट कलेक्टर 2, असिस्टेंट कलेक्टर 2, ठीक है जी।
ये होता है जी आपका तहसील का ऑफिसर होता है। उसके ऊपर होता है असिस्टेंट कलेक्टर वन, इसको हम कहते हैं एसी साहब जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये भी तहसील लेवल का होता है, ठीक है जी। उसके बाद होता है जी कलेक्टर जिसको हम डीसी साहब कहते हैं, डीसी कलेक्टर होता है। उसके ऊपर होता है जी जो ना कमिश्नर होता है जी डिवीजन लेवल पे। क्या होता है जी, डिवीजन लेवल पे कमिश्नर होता है। कमिश्नर के ऊपर होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स होते हैं ना, जो पंजाब में जो सूबे लेवल पे, पूरी लेवल पे, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर कौन होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर उनका जो सीनियर मेंबर होता है, सीनियर मेंबर जो हमारे जमील साहब जब भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सारी मैंने हायरार्की भी लिखी हुई है। जब आप ये हायरार्की पढ़ेंगे तो आपके पास समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपका सूबा, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको ये भी आपको मैं बता दूं, सबसे ऊपर जो चीज़ है वो आपके पास है जी ये सूबा है। अब सूबे को आपने क्या चेंज किया, आपने उसकी डिवीजन बना दी, उसकी आपने क्या कर दी, डिवीजन बना दी। अब हर डिवीजन को आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट में आपने उसको जो ना तकसीम कर दिया। हर डिस्ट्रिक्ट से फिर आपने तहसील बना देनी है। हर तहसील के आपने क्या बनाना जी, मौजे बनाने हैं। हर मौजे के अंदर क्या है, मोहाल आ जाएंगी। और हर मोहाल के अंदर फिर जो है ना जो ना मोहाल के ऊपर फिर आपका एक पटवारी होगा, ठीक है जी, पटवारी। और मोहाल के आगे क्या आ जी, खसरा आगा। क्या आगा जी, खसरा। मोहाल के आगे क्या आगा जी, खसरा। खसरा ज़मीन का बिल्कुल पॉइंट, ठीक है जी। तो जब आपने किसी भी ज़मीन का पॉइंट को क्लियर करना होता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, तो सबसे पहले आपके क्या पढ़ेंगे, वो सूबा कौन सा है, फिर आप देखेंगे डिवीजन कौन सी है, फिर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर आप देखेंगे तहसील कौन सी है, फिर आप देखेंगे जो है मौजा कौन सा है, फिर आप देखेंगे मोहाल कौन सी है, मोहाल में फिर आप देखेंगे खसरा कौन सा है। तो फिर एग्जैक्ट आप उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। ये आपका होता है जी। उसके बाद एक और चीज़ होती है जो सर्वेयर होता है ना, सर्वे जो सर्वे करता है, जो ऑफिसर ज़मीन का सर्वे करता है, उसको हम कहते हैं गर्द कहते हैं मट्टी को, ठीक है। गर्दावर धूल मट्टी जो सर्वे करने वाला, ठीक है जी, गर्दावर। और जो सर्वे रिपोर्ट होती है उसको हम कहते हैं गर्दावरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट को पढ़ने से पहले ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए थी। जब आप ये क्लियर कर लेंगे चीज़ें इंशाल्लाह ताला, तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह ताला हम लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ना उसके पॉइंट टू पॉइंट उसके सेक्शन जब पढ़ेंगे तो मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।